नमस्कार, मैं शमिता और आप देख रहे हैं ताजा खबर। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने मुख्य भाषण दिए, जिसमें वैश्विक व्यवस्था के विकास और ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि 30 से अधिक देश के ब्रिक्स में शामिल होने की रुचि बढ़ रही है और इस समूह की मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पुतिन ने कहा, ग्लोबल साउथ और ईस्ट देशों के ब्रिक्स के साथ संबंध मजबूत करने की अभूतपूर्व रुचि को नजरअंदाज करना एक गलती होगी। उन्होंने सदस्यों में एक विस्तार को सावधानी से संतुलित करने का आग्रह किया है ताकि ब्रिक्स की प्रभावशीलता प्रभावी न हो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग और संवाद के महत्व पर बल दिया है। भारत नए देशों का ब्रिक्स साझेदारी देश के रूप में स्वागत करने के लिए तैयार है। इस संबंध से सभी निर्णय सर्वसम्मानित से लिए जाने चाहिए और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, मोदी ने कहा। उन्होंने वैश्विक संस्थानों जैसे यूएन और डब्ल्यूटीओ में सुधार और समर्थन किया और युद्ध के खिलाफ भारत की स्थिति को दोहराते हुए कहा, हम वार्ता और कूटनीति का समर्थन करते हैं, युद्ध का नहीं। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स को न्याय का एक बल बनाने और वैश्विक शासन सुधारने का नेतृत्व करने की आवश्यकता का आह्वान किया। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देते हुए उच्च गुणवत्ता के विकास को प्रोत्साहित करने और हरे उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग में बढ़ाने में ब्रिक्स की भूमिका को रेखांकित किया। शी ने ब्रिक्स से विवादित और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को पुनर्निर्मित किया जा सके। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित करने में ब्रिक्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा है जो एक अधिक समान वैश्विक परिदृश्य बनाने में सहायक हो और ब्रिक्स से वैश्विक संस्थानों में सुधार में नेतृत्व करने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की मांग की। इसके अतिरिक्त व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के लिए एक अनाज एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि ब्रिक्स और अन्य देशों के बीच व्यापार को चरम मूल्य उतार चढ़ाव को सुरक्षित किया जा सके। रूसी नेता ने एआई उद्योग को विनियमित करने और नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए एक ब्रिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गठबंधन बनाने की भी वकालत की। पुतिन ने वैश्विक वित्तीय संरचनाओं में सुधार के महत्व पर टिप्पणी की और शांति पहलू, जिसमें चीन और ब्राजील का यूक्रेन पर प्रस्ताव शामिल है, का समर्थन व्यक्त किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ये उनका पुतिन के साथ 2 साल से अधिक समय में पहला मुलाकात था। तुर्की और ईरान जैसा देशों के नेताओं के मध्य पूर्व और संघर्षों और ब्रिक्स नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 वर्षों में पहली बार औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता के साथ शिखर सम्मेलन में भारत चीन सीमा विवाद सहित प्रमुख भू राजनीतिक मुद्दों पर संवाद को और बढ़ावा दिया, भविष्य के सहयोग के लिए टोन सेट किया। अगली खबर, चक्रवात दाना के 24 अक्टूबर की रात ओडिशा के भितरकनिका और धर्मा क्षेत्रों के पास लैंडफॉल करने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसकी हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चक्रवात का प्रभाव ओडिशा के तटीय जिलों जैसे जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में महसूस किया जाएगा। खतरे वाले क्षेत्रों में निकासी प्रयास जारी है और आश्रय की तैयारी की गई है। आईएमडी ने भद्रक, केंद्रापड़ा और बालासोर जिले में भारी बारिश और 1-2 मीटर की ज्वारीय लहर की भविष्यवाणी की है। बुधवार को चक्रवात दाना के बाहरी हिस्सों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ तटियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। लैंडफॉल के पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रापड़ा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती है, जबकि इस घटना के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी है। ओडिशा सरकार ने आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए हैं और कमजोर क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अगली खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले चुनाव प्रचार में केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 35 वर्षों तक उन्होंने अपने पिता, मां, भाई और सहयोगियों के लिए चुनाव प्रचार किया है, लेकिन पहली बार वो खुद के लिए समर्थन मांग रही है। वायनाड सीट पहले उनके भाई राहुल गांधी
सीटें जीती थी, जिन्होंने अब रायबरेली सीट को चुना और वायनाड खाली कर दिया, जिससे प्रियंका की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई है। उन्होंने कहा है कि वायनाड की जनता और उनके भाई का साथ तब तक किया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। राहुल गांधी ने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके परिवार और वायनाड के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका को एक सशक्त नेता बताते हुए जनता से उसे समर्थन देने की अपील की है। अगली खबर, एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 38 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख अजित पवार अपने पारिवारिक गढ़ बारामती से चुनाव लड़ेंगे, जहां वो 1993 से जीतते आ रहे हैं। एनसीपी ने 26 मौजूदा विधायकों पर विश्वास जताया है, जिनमें वो मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने अजित पवार के साथ महायुति गठबंधन का हिस्सा बनकर शरद पवार के खिलाफ बगावत की। बारामती में इस बार एनसीपी के नेता युगेंद्र पवार अजित पवार के खिलाफ मैदान में हो सकते हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में नरहरि झिरवाल और छगन भुजबल शामिल हैं। महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों की पराली जलाने से रोकने के प्रयासों को सिर्फ दिखावा करार दिया है। दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा मामूली जुर्माना लगाने और हरियाणा में 2021 से कई अभियोजन न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक कारणों से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया, खासकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोजन के आदेशों के अनुसार। अगली खबर, कांग्रेस ने भाजपा नियंत्रित सरकार को लद्दाख गतिरोध पर चीन के साथ हुए समझौते की आलोचना की है। इसे पीएम मोदी की बेवकूफी का आरोप बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर सवाल उठाए और भारत के पेट्रोलिंग अधिकारों और डिप्सोम डेमचोक और पेंगोंग झील जैसे विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पीएम मोदी के 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन के साफ चिट देने का आरोप लगाया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक की मौत हुई। रमेश ने सरकार के दृष्टिकोण की और आलोचना की, इसे इनकार, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना और उचित ठहरना करार दिया और यह स्पष्टता मांगी है कि क्या भारतीय सैनिक पारंपरिक पेट्रोलिंग और चराई क्षेत्रों तक फिर से पहुंच प्राप्त कर पाएंगे। इस बीच चीन ने समझौते की पुष्टि की और दोनों पक्षों ने 2020 के मुद्दों को कूटनीति और सैन्य चैनलों के माध्यम से हल करने पर काम कर रहे हैं। अगली खबर, बेंगलुरु भारत के तकनीकी हब में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश के दौरान एक मौसम स्टेशन पर एक ही दिन में 186 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 1997 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। इस महीने शहर में 211.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य मात्रा से लगभग 2 गुना है। इस बारिश के बाद हुई जलभराव के बाद शहर के अनियोजित विस्तार के बारे में चिंताओं को दोबारा से बात हो रही है। इस जलभराव के कारण गंभीर बाढ़, उखड़े हुए पेड़ और ब्लॉक्ड ड्रेनेज की समस्या उत्पन्न हुई है। निवासी और विशेषज्ञ अनियोजित विकास और प्राकृतिक विनाश को बाढ़ के प्रति शहर की संवेदनशीलता के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटीज में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की मांग की जा रही है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इन चिंताओं का जवाब नहीं दिया है। अगली खबर, नालासोपारा मुंबई के पास एक 9 वर्षीय लड़की दीपिका को 5 अक्टूबर को उसकी 20 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक रतन सिंह ने 2 बार थप्पड़ मारे, जिसके बाद दीपिका को गंभीर मस्तिष्क में चोट आई। थप्पड़ इतने जोरदार थे कि उसके कान की बालियां उसके गाल में धंस गई। दीपिका को पहले तो बहरेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो आई है, जिसमें जबड़े और जबड़न जैसी टेटनस शामिल है। वो मुंबई के केएसएस सैन्य अस्पताल में पिछले 9 दिनों से वेंटिलेटर पर गंभीर स्थिति में है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षक को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर, भारत के कोच गौतम गंभीर ने हालिया टेस्ट प्रदर्शन पर बढ़ती आलोचना के बीच राहुल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन का विश्वास खिलाड़ी में महत्वपूर्ण है। राहुल के खराब प्रदर्शन के बावजूद, जिसमें पहले टेस्ट में 0 और 12 रन शामिल हैं, गंभीर ने उन्हें पिछले विदेशी सफलताओं को याद दिलाया। शुभमन गिल की वापसी और सरफराज खान के शतकीय प्रदर्शन के
साथ अब टीम चयन काफी अनिश्चित है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताज़ा न्यूज़ को। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।